ये सिखाना, ये हर जरूरत वर्ग का कार्य, जिसमें लाइब्रेरियन भी शामिल है। अब इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम अपने शास्त्र को, अपने ग्रंथों को किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं, उनमें अंतर्निहित विषयों को जनता के बीच में किस तरह से ला सकते हैं, इसके बारे में सरकारें भी सोच रही है। अभी जल्दी कल परसों ही 11/12 को ज्ञान भारत मिशन की बड़ी बैठक जो है दिल्ली में हुई, इसमें 1 करोड़ डिजिटलाइज करने का प्रधानमंत्री जी का संकल्प लोगों ने बजट में लिया था, वो अब मूर्त रूप लेने जा रहे हैं। तो ये किस लिए हो रहा है, इसके यदि संदर्भ को हम समझें तो एक घटना मैं विशेष रूप से इसके बारे में उल्लेख करना चाहूँगा कि यदि हम अपने देश में 1850 से और 1910-12 तक के बीच में जन्म जिन्होंने लिया, ऐसे महापुरुषों की गणना करें तो एक लंबी सूची, हर विषय के विशेषज्ञ, हर विषय के फादर, हर विषय के जनक इस पीढ़ी में पैदा हुए। बड़े से बड़े पॉलिटिशियन जिन्होंने विश्व को दिशा दी, बड़े से बड़े वैज्ञानिक, इवन हमारे डॉक्टर रंगनाथन जी, रामानुजन जी, सीवी रमन जी, इस तरह के जितने भी आप देखें स्टार मार्च, वो इस 1850 से लेकर 1910 से बीच में पैदा हुआ। उसके बाद क्यों नहीं हुए या उसके पहले क्यों नहीं हुए, इसको लेकर के 3 विचार हमारे सामने, 3 तरह से इस पर विचार किया गया इस बात पर कि भारत भूमि में ऐसा क्या था 50-60 वर्षों में हर क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति, मतलब साहित्य हो, सिनेमा हो, पर्यटन हो, आपका भूगोल हो, चिकित्सा हो, विज्ञान का कोई भी क्षेत्र हो, अंतरिक्ष विज्ञान हो, गणित हो, हर क्षेत्र के मूर्धन्य व्यक्ति इसी कालखंड में कैसे पैदा होते हैं। तो एक तो उसका जो आध्यात्मिक जो उसका निष्कर्ष लोग निकालते हैं कि उस समय ऐसा हुआ कि भारत को आज़ाद होना था, इसलिए ने प्रकृति ने ऐसी रचना की एक साथ दूसरे लोग जन्म ले। अंग्रेजों का ये कहना है कि हमने भारत में जो है शिक्षा व्यवस्था दी, जिसका लाभ लेने के ये सारे लोग जो है अपने विषय के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचे। और उसका उदाहरण भी इसलिए देते हैं क्योंकि ये जितने भी लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये सारे इनमें से अधिकतर लोग विदेशों में शिक्षा प्राप्त थे। तो अब इसको यदि हम आज के संदर्भ में देखें तो आज तो हमारे बच्चे बहुत से विदेशों में, उस संख्या से बहुत से अधिक लोग विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन आज वो स्टार मार्क्स क्यों नहीं बना? इसका एक जो समझ में आने वाला निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि सीवी रमन साहब नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो गया, लेकिन उन्होंने पगड़ी नहीं छोड़ी और धोती नहीं छोड़ी। वाल्मीकि जी ने कभी पगड़ी नहीं छोड़ी, धोती नहीं छोड़ी। रंगनाथन साहब ने कभी जो है धोती उतार करके पहन नहीं की। ये सिर्फ वस्त्रों की बात नहीं, ये बात इस बात की है कि वो ऐसे लोग थे जो हमारी जो सनातन संस्कार पद्धति उससे बढ़ करके आए और उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की पश्चिमी देशों में, जिससे ये चमत्कार हुआ कि वो अपने क्षेत्र में उच्च शिखर तक पहुंचे। मतलब मूल शिक्षा जो थी उनको परिवार समाज से और वहाँ से मिली, और जो हमारी ये विषय की शिक्षा है वो उन्होंने विदेशों से प्राप्त की। लेकिन विदेशों से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो अपने मूल्यों को नहीं भूलेंगे, अपने अनुशासन को नहीं भूलेंगे, अपने जीवन की मर्यादाओं को नहीं भूलेंगे, इसलिए ये चमत्कार हुए। तो आज इस बात के महत्व को समझते हुए आप नई शिक्षा नीति में देखेंगे बहुत से ऐसे जो है प्रयास किए जा रहे हैं कि कैसे हम अपने मानवीय मूल्यों को जो हमारे समाज से, हमारे परिवार से, हमारी संस्थाओं के माध्यम से हमारे बीच में आते थे, हमको जीवित रखते थे, हमको खड़ा रखते थे कि कुछ बात है कि हंसती मिट्टी नहीं हमारी, ये वही नैतिक मूल्य थे। तो उन नैतिक मूल्यों के, उन आध्यात्मिक मूल्यों के, उन उच्चतर सिद्धांतों के संरक्षण के लिए 3 चीज़ें होती हैं। एक शास्त्र होता है, एक साधन होता है, एक साधना पद्धति होती है। सिर्फ शास्त्र कुछ नहीं सिद्ध कर सकता जब तक हमारे पास लिविंग एग्जाम्पल ना हो, साधक ना या साधना पद्धति हमको न मानो। ये तीनों आवश्यक है किसी भी परंपरा के पूरी तरीके से संचरण के लिए। तो ये बड़ा सौभाग्य है
कि हमारे बीच माता जी जैसे साधक, आप जैसे साधक, शास्त्र भी और साधना पद्धतियाँ भी, अब इनको समग्र रूप से किस तरह से हम